हम सब ना दिन रात शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब 5G इंटरनेट की स्पीड, बुलेट ट्रेन के सपने, आसमान छूती इमारतें और AI की चर्चाएं। हर जगह बस यही चल रहा है। लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल में डीप डाइव करने वाले हैं वो हमें इस चमक दमक से बहुत दूर ले जाता है। आज हम नीलोत्पल मृणाल के बहुत ही चर्चित उपन्यास औघड़ के पन्नों में उतरेंगे और उसमें छिपे उस असली भारत का विश्लेषण करेंगे जो आज भी जैसे 19वीं सदी में अटका हुआ है। एकदम सही कहा। हमारे स्रोतों में एक ऐसे ही गांव का बहुत गहराई से जिक्र है, करौंजी। करौंजी? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि करौंजी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये पूरे ग्रामीण भारत की उस जमीनी सच्चाई का एक जीता जागता दर्पण है जहां लोग आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, जहां सड़कों के नाम पर सिर्फ उड़ती हुई धूल है, और जहां बीमार पड़ने पर एक साधारण डॉक्टर का मिल जाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं होता। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इसी भयानक गरीबी और लाचारी को वहां के लोगों ने अपना भाग्य मान लिया है। बिल्कुल, लेकिन करौंजी जैसे गांव की ये हालत कोई एक दिन में नहीं हुई है। हाँ, कोई प्राकृतिक आपदा तो है नहीं है। नहीं, अगर हम स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें ना तो पता चलता है कि ये एक बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था का परिणाम है। एक सिस्टम है पूरा। हाँ, इस पूरी चर्चा में सबसे डरावना पहलू है भ्रष्टाचार का वो मजबूत किला जिसे बाकायदा एक सिस्टम के तहत खड़ा किया गया है। गांव कैसे चलता है, इसके पीछे एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। रुको, इस नेक्सस से मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ गांव के स्तर तक सीमित है या नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ उस व्यवस्था और उसके काम करने के तरीके को समझना है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये नेक्सस आखिर काम कैसे करता है? तो देखो, अगर हम इस नेक्सस के काम करने के तरीके को देखें तो इसमें गांव का मुखिया, स्थानीय पुलिस और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। मतलब पूरा तंत्र मिला हुआ है। हाँ, और ये गठजोड़ इस तरह से काम करता है कि सरकार जो भी पैसा गांव के विकास के लिए भेजती है वो कभी जमीन तक पहुंचता ही नहीं, कागजों पर ही गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए मनरेगा का ही जिक्र लें। कागजों पर सब कुछ एकदम सही दिखता है, मजदूरों के नाम दर्ज होते हैं, उनके नाम पर पैसे निकलते हैं, लेकिन असलियत में वो मजदूर कभी काम पर गए ही नहीं होते, या शायद वो मजदूर असल में होते ही नहीं है। बिल्कुल, कई बार तो वो इंसान होते ही नहीं है, ये घोस्ट वर्कर्स होते हैं, जाली जॉब कार्ड्स होते हैं। हे भगवान। और इन्हीं के नाम पर मुखिया और अधिकारियों का ये नेक्सस सारा फंड अपनी जेबों में भर लेता है। गरीबों का राशन हो या सड़क निर्माण का पैसा, हर जगह यही खेल चल रहा है। इस कहानी में मुखिया कोई जनसेवक नहीं है, वो एक तानाशाह है। हाँ, एक तानाशाह जिसने लोगों को डर और लालच की बेड़ियों में जकड़ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि एक आम इंसान जिसे संविधान ने कुछ बुनियादी अधिकार दिए हैं, उसे अपने उन्हीं अधिकारों के लिए उस तानाशाह के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये एक भयानक घुटन भरा माहौल है। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी रोशनी की अहमियत समझ आती है। और यहीं से इस कहानी के मुख्य पात्र की एंट्री होती है, भैरव। इसी करौंजी गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान जो शहर में अच्छी शिक्षा ले चुका है। हाँ, लेकिन यहाँ ना मेरे मन में एक सवाल आता है। जब मैं ये पढ़ रही थी, भैरव शहर में रहकर किसी NGO के जरिए या सरकारी सिस्टम में जाकर भी तो अपने गांव की मदद कर सकता था ना? कर सकता था। उसे वापस उसी कीचड़ में लौटने की क्या जरूरत महसूस हुई? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखो, दूर से बैठकर सहानुभूति जताना या कुछ पैसे भेज देना बहुत आसान होता है, वो तो कोई भी कर दे। लेकिन भैरव जब शहर की आरामदायक जिंदगी, वो AC कमरों की सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने गांव वापस लौटता है तो वो एक अजीब सी मानसिक और भावनात्मक कश्मकश से गुजरता है। बिल्कुल, जब वो अपने ही गांव वालों को उस कीचड़ और बदहाली में जीवन काटते हुए देखता है ना, तो ये चीज उसे अंदर तक खिला देती है। शहर की वो आसान जिंदगी उसे लगातार बुला रही होती है, वापस आ जाओ। हाँ, लेकिन करौंजी की धूल और वहां के लोगों का दर्द उसे रोक लेता है। वो ये संकल्प लेता है कि वो शहर वापस नहीं जाएगा, वो सिस्टम को दूर से नहीं कोसेगा, वो इसी कीचड़ में उतरेगा और इस सड़े हुए सिस्टम को सुधारेगा। और यही वो संकल्प है जहां से हमारी इस चर्चा का सबसे गहरा और दार्शनिक पहलू सामने आता है। सबसे जरूरी हिस्सा। स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आखिर इस किताब का नाम औघड़ क्यों है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर औघड़ शब्द सुनते ही ना दिमाग में शमशान, भस्म और एक अलग ही तरह के साधु की छवि बनती है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक है।
हमारे स्रोतों में हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन का एक बहुत ही सुंदर रूपक इस्तेमाल किया गया है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत के साथ साथ हलाहल यानी भयानक विष भी निकला था, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था और उसी रूप में उन्हें औघड़ कहा गया। अब इस रूपक को अगर हम भैरव की जिंदगी और करौंजी गांव की स्थिति से जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। गांव का विकास, वो सड़क, वो अस्पताल, ये सब वो अमृत है जिसे हर गांव वाला पाना चाहता है। लेकिन उस विकास तक पहुंचने का रास्ता साफ नहीं है। वो रास्ता गांव की गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार, गालियों और बदनामी के जहर से भरा हुआ है। और भैरव अपने गांव के लिए वही औघड़ बन जाता है। गांव को विकास का वो अमृत दिलाने के लिए वो इस गंदी राजनीति का सारा जहर पीने को तैयार हो जाता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब एक इंसान अपना चमकता हुआ करियर, अपने साफ सुथरे कपड़े, अपना सुकून और अपनी व्यक्तिगत पहचान तक सब कुछ करौंजी की उस धूल भरी मिट्टी में दफन कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक पूरा समाज जी सके। ये एक बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा। लेकिन ये हलाहल या जहर सिर्फ मुखिया के भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। जब भैरव इस सिस्टम को बदलने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट मुखिया से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? उसका सामना समाज की उन गहरी और पुरानी बीमारियों से होता है जो सदियों से इस गांव की नसों में बह रही हैं। और इनमें सबसे खतरनाक जहर है जातिवाद। जातिवाद। लेखक ने इस कड़वी सच्चाई पर बहुत ही तीखा प्रहार किया है कि करौंजी गांव कैसे अलग अलग टोलों में बटा हुआ है। ब्राह्मण टोला अलग है, राजपूत टोला अलग है और दलितों का टोला गांव के एक अलग हिस्से में है। चुनाव के समय कोई भी वोटर ये नहीं पूछता कि पिछले 5 सालों में किसने सड़क बनवाई या किसने स्कूल खुलवाए। बिल्कुल नहीं। तो चुनाव असल में लड़े किस मुद्दे पर जाते हैं? अगर विकास मुद्दा नहीं है तो फिर लोग वोट किस आधार पर दे रहे हैं? चुनाव केवल और केवल बिरादरी के नाम पर लड़े और जीते जाते हैं। बस यही एक पैमाना। हाँ, खड़ा होने वाला उम्मीदवार हमारी जाति का है या नहीं, बस यही देखा जाता है। और यही राजनेताओं का सबसे बड़ा और अचूक हथियार है। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो एक दबे कुचले इंसान को जब कुछ नहीं मिलता तो उसे अपनी जाति के उम्मीदवार को सत्ता में देखकर एक झूठी ताकत का एहसास होता है। वो एक छलावा है। नेता कभी नहीं चाहते कि गांव के लोग विकास के नाम पर एक हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी सत्ता कैसे बचाएंगे? वही तो भैरव इसी सदियों पुरानी जातिवाद की दीवार पर हथौड़ा मारता है। उसका एक संवाद जो स्रोतों में बार बार उभर कर आता है, भूख और गरीबी की कोई जाति नहीं होती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है जो इंसानों को जातियों के खांचे में बांटकर अपनी रोटियां सेक रहा है। बिल्कुल। भूख और गरीबी की कोई जाति नहीं होती। ये बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी। और सिर्फ जातिवादी नहीं, जब हम गांव के युवाओं की हालत का विश्लेषण करते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा डरावनी नजर आती है। करौंजी के बेरोजगार नौजवानों की जो तस्वीर पेश की गई है वो किसी भी संवेदनशील इंसान को विचलित कर सकती है। गांव में रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। युवा दिन भर ताश खेलते हैं, सस्ती शराब के नशे में धुत रहते हैं और उसी तानाशाह मुखिया के पीछे पीछे उसकी रैलियों में झंडे उठाकर घूमते हैं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बेरोजगारी और ये नशा कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है। कैसे? अगर एक युवा का दिमाग साफ होगा, वो नशे में नहीं होगा, तो वो सिस्टम से सवाल पूछना शुरू कर देगा। वो पूछेगा कि मेरे लिए नौकरी कहाँ है, मेरे गांव में कॉलेज क्यों नहीं है। सत्ता में बैठे लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि युवा कभी वो सवाल पूछने की स्थिति में ही न रहे। इसलिए जानबूझकर उन्हें ताश, सस्ती शराब और अब स्मार्टफोन की लत में धकेल दिया गया है। उन्हें इंटरनेट के जाल में इतना उलझा दो कि वे सिर्फ रैलियों में भीड़ बढ़ाने के काम आए, नारे लगाने के काम आए। बहरों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि इन गुमराह नौजवानों को उनकी असली ताकत का एहसास कैसे दिलाया जाए। ये साजिश सच में डराने वाली है, बहुत डरावनी है। और जब हम समाज की इस कड़वी सच्चाई की परतें उधेड़ते हैं ना, तो महिलाओं की स्थिति पर आकर दर्द और भी गहरा हो जाता है। किताब में महिलाओं की जो पीड़ा दिखाई गई है वो सीधे दिल पर चोट करती है। आज के दौर में भी करौंजी की औरतों को शौच के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। ये सिर्फ एक बुनियादी सुविधा की कमी भर नहीं है, ये उनकी गरिमा और उनके सम्मान का सीधा हनन है। इसके साथ ही दिन भर की मेहनत के बाद जब उनके पति शराब के नशे में धुत होकर घर लौटते हैं तो उन्हें मारपीट और गालियां सहनी पड़ती हैं। और अगर हम राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो जब चुनाव का दिन आता है तब भी उनके पास अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार नहीं होता। उनका वोट वहीं पड़ता है जहां उनके पति या परिवार के पुरुष तय करते हैं। एक ऐसा समाज जहां आधी आबादी को ना तो बुनियादी शारीरिक सुरक्षा हासिल है
और ना ही कोई निर्णय लेने का अधिकार, वो समाज कभी विकसित नहीं हो सकता। भैरव इस बात को गहराई से समझता है, इसलिए वो गांव की औरतों को जगाने की कोशिश करता है। उन्हें ये समझाने का प्रयास करता है कि जब तक वे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगी, कोई मसीहा बाहर से आकर उनका जीवन नहीं बदल सकता। और इन्हीं सब सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संघर्षों के बीच कहानी में वो तूफान आता है जिसका सबको इंतजार था। पंचायत चुनाव का ऐलान। जैसे ही चुनाव की रणभेरी बजती है, करौंजी का पूरा माहौल बदल जाता है। ये चुनाव किसी भी मायने में सामान्य नहीं है। ये एक निहत्थे और एक बाहुबली के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो भ्रष्ट मुखिया है जिसके पास असीमित पैसा है, गाड़ियों का लंबा काफिला है और गुंडों की एक पूरी फौज है। और दूसरी तरफ है भैरव, जो नंगे पैर और एक साधारण सी साइकिल पर गांव-गांव घूम रहा है। उसका हथियार केवल सच्चाई और लोगों की भावनाएं हैं। राजनीति के इस गंदे खेल में जब एक बाहुबली को एक ईमानदार आदमी से चुनौती मिलती है तो वो साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाता है। मुखिया को ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उसके बनाए हुए डर के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। भैरव को डराया जाता है, धमकियां दी जाती हैं। जो भी गरीब या बेबस लोग भैरव के समर्थन में खड़े होने की हिम्मत करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और बात सिर्फ शारीरिक धमकियों तक नहीं रुकती। भैरव पर झूठे आरोप मढ़े जाते हैं। उसके चरित्र हनन यानी कैरेक्टर असैसिनेशन की एक बहुत ही दर्दनाक और क्रूर प्रक्रिया शुरू होती है। ये सब ये दिखाने के लिए किया जाता है कि सत्ता किस तरह एक आम ईमानदार इंसान की रूह को तोड़ने की कोशिश करती है। ये कैरेक्टर असैसिनेशन किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। और भैरव कई बार उस टूटने की कगार पर पहुंचता भी है। हर तरफ से वार हो रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर का वो जो औगड़ है जिसने ये सारा जहर पीने की कसम खाई थी, वो उसे हार मानने नहीं देता। इन सब के बाद आता है इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का वो सबसे खौफनाक हिस्सा जिसे सुनकर कोई भी सिहर उठेगा। कत्लेआम की रात। ये वोटिंग से ठीक एक रात पहले का मंजर है। इसे कत्लेआम की रात इसलिए कहा गया है क्योंकि इस रात किसी इंसान का नहीं, बल्कि लोकतंत्र का, ईमानदारी का और गांव के आने वाले भविष्य का कत्ल होता है। इस रात का जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव है ना, वो बहुत ही विचलित करने वाला है। गरीबी इंसान को किस हद तक मजबूर कर देती है, ये उसका सबसे नंगा सच है। गांव में खुलेआम शराब की बोतलें बांटी जाती हैं। 500 रुपए के नोट हवा में उड़ते हैं। लोग अपनी तात्कालिक जरूरतों, सिर्फ एक रात के नशे और चंद रुपयों के लिए अपने और अपने बच्चों के आने वाले 5 साल के भविष्य का सौदा कर लेते हैं। इस भ्रष्ट सिस्टम ने उन्हें इतना लाचार बना दिया है कि वे 5 साल दूर के विकास को देख ही नहीं पाते। उन्हें सिर्फ आज रात की वो शराब और वो 500 का नोट दिखाई देता है। उस रात भैरव का जो संघर्ष है, वो इस पूरी डीप डाइव का सबसे भावुक पल है। वो पूरी रात गांव की सड़कों पर पागलों की तरह घूमता है। वो उन लोगों के सामने हाथ जोड़ता है, रोता है, मिन्नतें करता है कि चंद पैसों के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल मत बेचो। सोचिए, एक पढ़ा लिखा इंसान जो शहर की सुख सुविधा छोड़कर सिर्फ इन लोगों के लिए आया था, वो उन्हीं लोगों के सामने रो रहा है ताकि वे खुद अपना भविष्य बर्बाद ना करें। ये उस इंसान के धैर्य की चरम परीक्षा है। और इसी भारी तनाव, डर और बेबसी के बीच वोटिंग का दिन आ जाता है। वोटिंग का वो दिन अपने आप में एक कश्मकश है। हवा में एक अजीब सा तनाव है। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। एक तरफ मुखिया के गुंडों का डर है और उस बांटे गए पैसे और शराब का एहसान है, और दूसरी तरफ है भैरव की वो रुला देने वाली पुकार, उसकी ईमानदारी और एक नए सवेरे की उम्मीद। इस मोड़ पर पहुंचकर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि आखिर करौंजी की जनता किसे चुनेगी। और यहीं पर आता है इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा रियलिटी चेक। अगर किसी को लग रहा है कि कहानी के अंत में भैरव आसानी से चुनाव जीत जाएगा, मुखिया जेल चला जाएगा और गांव में रातों रात विकास की गंगा बहने लगेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेखक ने इस कहानी का अंत किसी जादुई परी कथा या फेरी टेल जैसा नहीं किया है। उन्होंने हमारे सामने एक बहुत ही क्रूर सच पेश किया है। चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, संदेश बिल्कुल साफ है। सदियों से चली आ रही इस गंदगी को, इस सड़े हुए सिस्टम को कोई एक अकेला इंसान रातों रात साफ नहीं कर सकता। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण और यथार्थवादी निष्कर्ष है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बस एक सही नेता मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये स्रोत हमें झकझोर कर बताता है कि जब तक जनता खुद नहीं जागेगी, जब तक लोग खुद अपने लालच, अपनी जातिवादी सोच और अपने डर की बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई अकेला भैरव इस सिस्टम को नहीं बदल सकता। सच में एक अकेला इंसान चाहे जितना बड़ा औगड़ बन जाए, वो पूरे समाज का जहर अकेले नहीं पी सकता। आज की ये चर्चा
करौंजी की धूल से शुरू होकर राजनीति के उस कत्लेआम की रात तक पहुंची। और इसने ग्रामीण भारत की सच्चाई को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर शायद हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। वो क्या? हमारी ये जो मानसिकता है ना कि हम हमेशा एक मसीहा, एक अवतार या किसी औघड़ की तलाश में रहते हैं जो आकर हमारे सारे दुख दूर कर देगा। क्या यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? बिल्कुल। क्या सच्चे बदलाव की शुरुआत उस दिन नहीं होगी जब समाज का हर एक व्यक्ति खुद अपना हिस्सा का हलाहल पीने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा और हमें बाहर से किसी औघड़ को बुलाने की जरूरत ही ना पड़े? ये एक बेहद गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। हमेशा एक रक्षक की राह देखना ही शायद वो बेड़ी है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। शायद इस चर्चा के बाद अगली बार जब समाज के राजनीतिक परिवेश पर नजर पड़ेगी तो उसे देखने का नजरिया कुछ अलग होगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली डीप डाइव में एक नए विषय के साथ।